सामाजिक न्याय की जरूरत उसको भी है जिसके पहचान के आधार पर, धर्म के आधार पर उसके साथ अन्याय किया जाता है। तिलक लगाया है कि टोपी पहना है, मस्जिद जाता है कि मंदिर जाता है। सामाजिक न्याय की जरूरत उसको भी है जिसके पैदा होते ही उसकी जाति तय हो गई। हम कहां पैदा हुए? फॉर्म भरे थे क्या भगवान जी के घर में? कौन फॉर्म भर करके आया है? ये कोई मनरेगा का जो है जॉब कार्ड बन रहा है क्या कि भगवान जी के घर में फॉर्म भर दिए थे कि हमारी जात क्या होगी? अरे जो माँ बाप की जात थी वो हमारी जात होगी, इसमें हमारा क्या है? और उसके जन्म के आधार पर, उसके जात के आधार पर उसके साथ व्यवहार किया जाएगा, औकात के आधार पर उसके साथ व्यवहार किया जाएगा। मैं एक सवाल पूछता हूं, यहाँ सिपाही खड़े हैं, आपका भी वोट एक है, डीजीपी का भी वोट एक है। आपकी बदौलत से डीजीपी है ना, डीजीपी की बदौलत से तो आप नहीं है। आखिर ये फैसले इस देश में क्यों लिए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनेंगे 5 साल के लिए, मुख्यमंत्री बनेंगे 5 साल के लिए, और गरीब का बच्चा जो बेल्ट का नौकरी करता है, किसान मजदूर का बच्चा आर्मी में नौकरी करने के लिए जाएगा, उसको 4 साल का नौकरी देंगे? यह अन्याय क्यों हो रहा है? एक बार विधायक हो गए, भले पूरा नहीं कीजिए, आपको भी पेंशन मिलेगा, और आप मर जाइएगा तो आपकी बीवी को भी पेंशन मिलेगा। काहे भाई? 5 साल के लिए आप सरकार हुए तो आपको पेंशन मिलेगा, हम 60 साल के लिए सरकारी हुए तो हमको पेंशन नहीं मिलेगा। बोलिए बेईमानी है कि नहीं है? ये हमारे सामने, आंखों के सामने हो रहा है। हम जब आपसे संवाद करने के लिए आए हैं तो इस बात पर संवाद करने के लिए आए हैं कि देश किसका है। देश क्या 2-4 नेताओं का देश है? एक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, 2-4 एमएलए एमपी का देश है क्या? इस देश में रहने वाले 140 करोड़ लोग जो गरीब गुरबा हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, मीडिया में काम करते हैं, छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, कैमरा चलाते हैं, प्लम्बिंग का काम करते हैं, हल चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, जो नल ठीक करते हैं, जो बिजली ठीक करते हैं, ये देश उनका भी है जितना इस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का। आखिर देश में अगर इनके अधिकार नहीं बचेंगे, देश के लोग नहीं बचेंगे, तो देश कैसे बचेगा? और प्रचार किया जाता है, क्या प्रचार किया गया है कि हम जापान से ज्यादा मजबूत अर्थव्यवस्था हो गया है। हाय रे बेशर्मी! अगर हम जापान से ज्यादा मजबूत अर्थव्यवस्था हो गए हैं तो जरा हमको सोच के बताइए, ये 80 करोड़ लोग कौन है जो लाइन में लग करके 5 किलो अनाज ले रहे हैं? जरा हमको सोच करके बता दीजिए। जो लोग 5 किलो अनाज ले रहे हैं सरकारी दस्तावेज के हिसाब से, वो गरीब हैं। तो आप कह रहे हैं कि आप 80 करोड़ गरीब लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना रहे हैं, और तीसरी तरफ इस देश का एक बेशरम पूंजीपति अपने बेटा के ब्याह में 5000 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है। बताइए हम कैसा देश बना रहे हैं? देश ऐसे चलेगा? अगर इस देश के लोग जिन्होंने हमको आजादी दिलाई यही सोच करके अगर इस देश बनाए होते, तो क्या आज आंगनबाड़ी में काम करने वाली का बेटा खड़ा होकर के इस देश के प्रधानमंत्री से सवाल कर रहा होता? क्या डालेंगे जेल में? है हिम्मत? आप अगर मेरी जात और मेरी औकात के हिसाब से मेरे साथ शोषण करेंगे तो हम भी अपनी जात और अपनी औकात के हिसाब से आपको बता देंगे कि आप हमसे हैं, हम आपसे नहीं। इस बात को याद रखिएगा। यह भारत है, भारत की धरती पर अगर तैमूर लंक का इतिहास है तो बलकरण का भी इतिहास है। इस बात को याद रखिएगा। इस बात को याद रखिएगा कि यह भारत है जहां राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान, एक पंडित और एक खान मिलकर के इस देश की आजादी के लिए जान दिया था, जो कहता था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजू में कातिल में है। याद रखिएगा कि आपकी तमाम खरीदी हुई मीडिया, आपके तमाम ईडी और सीडी, आपको जितना जोर लगाना है लगा लीजिए, लेकिन अगर इस देश का गृह मंत्री ये कहेगा, परिवारवाद पे भाषण देगा, तो किसी चौक चौराहे पे खड़ा होकर के उसका गिरेबान पकड़ करके पूछेंगे कि अगर कांग्रेस परिवारवादी है तो तुम बताओ कि तुम्हारा बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी कैसे बना है, कौन सा एग्जाम दे करके बना है? ये बताओ कि इस देश के भीतर क्या हो रहा है। क्यों हर मिनट किसी महिला के साथ अत्याचार हो रहा है?
क्यों हर मिनट किसी दलित के साथ अत्याचार हो रहा है? क्यों हर मिनट इस देश के पिछड़े और अति पिछड़ों का अधिकार छीना जा रहा है? क्यों हर मिनट इस देश के भीतर किसान आत्महत्या कर रहे हैं? क्यों इस देश के भीतर हर मिनट कोई जवान आत्महत्या कर रहा है? इस सवाल का जवाब तुमको देना पड़ेगा। तुमको जितनी ताकत लगानी है अपनी झूठ की ताकत लगा लो, लेकिन याद रखना, बादल कितना भी घना क्यों ना हो, सूरज को चमकने से रोक नहीं सकता है। सूरज चमकेगा, वो सूरज चमकेगा, आफताब चमकेगा, उसको तुम रोक नहीं सकते। इस बात को याद रखना। आज हमारे देश की स्थिति ये है कि जो सच बोले उसको ये बदनाम करने की कोशिश करते हैं। क्यों राहुल गांधी को ये उल्टा पुल्टा बोलते हैं? करोड़ों रुपया खर्च किया है उस आदमी का चरित्र बिगाड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब इनके पास नहीं है। याद कीजिए राहुल गांधी ने क्या कहा था। राहुल गांधी ने कहा था कि ये गलत जीएसटी लागू करेंगे, इससे देश के जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, जो छोटे उद्योग धंधे करने वाले लोग हैं, वो तबाह हो जाएंगे। राहुल गांधी की बात नहीं सुनी। राहुल गांधी ने कहा कि आप नोटबंदी करेंगे तो इस देश के जो छोटे व्यापारी हैं वो बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि वो नकदी का व्यापार करते हैं, उनका लेन देन नकदी का होता है। जो अड़हतिये होते हैं, जो केला लाते हैं, सेब लाते हैं, जो बेचते हैं, खरीदते हैं, जो गोलगप्पे का ठेला लगाता है, जो छोटा दुकान चलाता है, जिसकी किराने की दुकान है, वो नोटबंदी से तबाह हो जाएगा। इन्होंने राहुल गांधी की बात नहीं सुनी। राहुल गांधी ने कोरोना से ठीक पहले कहा कि आप तैयारी कीजिए, थाली बजाने से कोरोना नहीं जाएगा। कोरोना की आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी, अस्पताल ठीक करना पड़ेगा, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करनी पड़ेगी। राहुल गांधी की बात नहीं सुनी। राहुल गांधी ने कहा कि आप चीन से सावधान हो जाइए, अगर चीन और पाकिस्तान मिल जाएगा तो हमारे लिए अच्छा नहीं है, इस दोनों को अलग करके रखना जरूरी है। और ये भारत की ताकत है कि हम अपने सवाल में किसी को भी टांग अड़ाने नहीं देते हैं। देखिए कि कहते हैं कि दुनिया में डंका बज रहा है, ट्रंप का एक फोन आता है, जी सर यस सर करना शुरू कर देते हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि हमारे देश के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है, दुनिया बदल रही है, मोबाइल का जमाना आया है, ड्रोन का जमाना आया है, इंजन बदल रहा है, अब पेट्रोल डीजल से गाड़ियां नहीं चलेगी, ईवी आएगा, इलेक्ट्रिक इंजन होगा। इस बदलती हुई दुनिया में हमको ताकत बन करके यदि उभरना है तो अपनी नीतियों को बदलना पड़ेगा। इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, इन्होंने राहुल गांधी की बात नहीं सुनी। कोई आदमी जो सच कहता है, सही कहता है, ये उसे उल्लू बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्या है ना, हम भी मिथिला के लोग हैं और मैथिली में एक बात कही जाती है, खाया हुआ देह और नहाया हुआ देह छुपता नहीं है। जितना भी आप मूर्खता को जो है ढक दीजिए, मूर्खता एक दिन जो है ना छप्पड़ फाड़ करके बाहर निकल आएगी। और इस देश में सबसे बड़ा संकट ये है कि सत्ता सुरक्षित हाथों में नहीं है, सत्ता मूर्खों और दलालों के हाथों में है। इसीलिए देश को यदि बचाना है तो देश की जनता को यह संकल्प लेना पड़ेगा। और संकल्प ये है कि हमको वैज्ञानिक आधार पर चीजों को करना पड़ेगा। क्यों हम जाति जनगणना का प्रश्न उठा रहे हैं? जाति जनगणना का प्रश्न इसलिए उठा रहे हैं कि अगर आप घर में खाना बनाते हैं तो पहले गिनते हैं कि घर में कितने लोग हैं। 4 लोग हैं तो 4 लोगों का खाना बनाएंगे, 3 लोग होंगे तो 3 लोगों का खाना बनाएंगे। घर में है जो है 2 लोग तो खाना 30 लोगों का तो नहीं बनाएंगे। जाति जनगणना इसलिए जरूरी है कि आज हर चीज में डेटा की जरूरत होती है। अभी देखिए ना, अभी चुनाव आएगा, जितने प्रत्याशी हैं सब अपना अपना बायोडाटा लेकर के आएंगे और जो जिस जाति का होगा सबसे पहले यही बताएगा। जानते हैं यहाँ पे 35,000 मुसलमान हैं, जानते हैं यहाँ पे इतना अति पिछड़ा है, यहाँ पे इतना ज्यादा है, यहाँ पे इतना ब्राह्मण है, सब डेटा लेकर के आता है। भाई साहब, कौन सी ऐसी चीज है जिसपे डेटा की जरूरत नहीं होती है? तो चुनाव लड़ने के लिए डेटा की जरूरत है, हर चीज के लिए, भोज करने के लिए डेटा की जरूरत है। गांव में जितना लोग होगा उतना मन ही चावल बनाइएगा ना, शादी में कितना बाराती आ रहा है उसी के हिसाब से खाना बनाइएगा ना, श्राद्ध हो रहा है तो कितने लोगों को भोज खिलाना है उसी के हिसाब से जो है खाना बनाइएगा ना। कहीं पे जो है कहीं दावत है, वलीमा है, उसी के हिसाब से खाना बनेगा ना। ये जो है गिनती से क्या प्रॉब्लम है भाई? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कौन किसका चुरा के दबा करके बैठा हुआ है ये पता चल जाएगा। झूठ बोलने का क्या जरूरत है? अरे मान लीजिए कि विश्व में कितना ब्राह्मण है ये भी पता चल जाएगा, कितना मुसलमान है ये भी पता चल जाएगा, कितना भूमियार है ये भी पता चल जाएगा, कितना दलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा, सब पता चल जाएगा। क्या दिक्कत है? दिक्कत तो उसी का होगा जिसके मन में चोर होगा। क्या दिक्कत है गिनती कर लेने से भाई?
गिनती होगी, संख्या पता चल जाएगी, नियम बनाने में, नीति बनाने में, कानून बनाने में। और मैं कहता हूं कि सामाजिक न्याय की जरूरत सबको है, सामाजिक न्याय की जरूरत मुझे भी है। इस देश में अगर संविधान नहीं होता तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास वही ताकत होता जो इस देश के जो है ज्यादा औकात वाले लोगों के पास ताकत होती है। अरे हमारा बाप जो है साइकिल से चलता है और जिसका पास हेलीकॉप्टर से चलता है, जिसका बाप, उसका और हमारा औकात थोड़ी बराबर होगा। यह तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान है। जितना औकात हेलीकॉप्टर वाले का उतना औकात साइकिल वाले का है। ये संविधान की ताकत है। जितना औकात जो है मंदिर जाने की है, जितना औकात जो है मस्जिद जाने की है, उतना ही औकात गुरुद्वारा जाने की है और चर्च जाने की है। यह तो संविधान की व्यवस्था है ना। गिनती करने में क्या दिक्कत है? तो इन्होंने पहले विरोध किया। राहुल गांधी ने कहा चैलेंज करते हैं, पार्लियामेंट में खड़ा होकर के कहा चैलेंज करते हैं, जितना ताकत है तुम लगा लो, इसी लोकसभा में पास करके दिखाएंगे। तो अभी चुनाव आने वाला है, चुनाव आने वाला है तो कहा कि गिनती करेंगे। कब कीजिएगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने कहा था कि 15 लाख खाते में पहुंचाएंगे? हमारा तो छोड़ दिया, हम तो भाजपा विरोधी। भाजपा सपोर्टर से पूछ लीजिएगा, 10 साल सरकार को है, होने का है, 15 लाख छोड़ो 10 लाख रुपया आया तुम्हारे खाते में? आप ही ने कहा था कि हर साल जो है 2 करोड़ नौकरी पड़ेगी। कितनी नौकरी मिली है भाई? नौकरी मिला है जो गृह मंत्री के बेटा को, हमको, और आपको कुछ नहीं मिला है। बेरोजगारी 45 साल में देश में सबसे ज्यादा है। किसान आत्महत्या दर सबसे ज्यादा है। जवान आत्महत्या दर सबसे ज्यादा है। कोई ऐसा क्षेत्र जो है इन्होंने छोड़ा नहीं जिसको अपने दोस्त को बेचा नहीं। जरूरत पड़ी तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, जहां जो मौका मिल रहा है वही बेच दे रहा है। और कहते हैं कि व्यापार तो हमारे खून में है। एक तो इनका खून जो है ना वो बड़ा मजेदार है, वो मौसम की तरह है। कभी सिंदूर हो जाता है, कभी व्यापार हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। और कभी तो छोड़िए, कभी तो हमको लगता है कि इनके शरीर में खून है ही नहीं, क्योंकि ये नॉन बायोलॉजिकल है ना। खून तो बायोलॉजिकल लोगों के शरीर में होता है, ये तो नॉन बायोलॉजिकल है। ये हालत है, उस हालत में ये कह रहे हैं कि करेंगे। कब कीजिएगा? कर तो आप बहुत कुछ रहे हैं, अच्छे दिन आप पिछले 10 साल से ला रहे हैं। कब कीजिएगा? आप टाइमलाइन दीजिए। और जब कीजिएगा तो हम आपको एक बात और जोड़ करके बता देते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(5) में यह साफ साफ लिखा हुआ है कि निजी क्षेत्र में भी भागीदारी सुनिश्चित करना पड़ेगा। इसके लिए नया